हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा अगला टॉपिक है राजा राज्य और एक प्राचीन गणराज्य। चलिए, ये चुनाव से संबंधित एक छोटी सी बात लिखी गई है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसे अपने दोस्तों तक भी पहुँचाने का प्रयास करिएगा जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है। इसमें जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स मिलेंगे हम उनको अंडरलाइन करते चलेंगे, आप लोग उसका शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ठीक है। चलिए, कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते हैं, लेकिन बहुत साल पहले लोग शासक वैसे बनते थे। करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा आयोजन था, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्हें घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित भी किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता था। तो क्वेश्चन पूछा है कई बार कि युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर कौन होता है, उसका सारथी। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता है। राजा के सगे संबंधी खासकर रानियां पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल से छिड़क कर जो है और सारे अनुष्ठान को करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल भी नहीं होने दिया जाता था। चलिए, एक शब्द है वर्ण। उस समय समाज 4 सामाजिक वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। वैश्यों का काम खेती करना, पशुपालन करना, व्यापार करना। शूद्रों का काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। चित्रित धूसर पात्र, इस तरह के पात्रों में ज़्यादा थालियां और कटोरियां ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली तरह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर किया जाता था। ये चित्रित धूसर पात्र है जो आपको दिखाया गया है। जनपद की बात करते हैं। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण जनपद जो है मानचित्र 4 में दिखाए गए हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इसमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला, ये पूछता है मेरठ के पास कौन सा है, एटा के पास कौन सा है, कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे, चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसल को उगाते थे। चलिए, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई। ये आमतौर पर सरल रेखाओं या ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। महाजनपद, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतम महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें होती थी। तो किलेबंदी का मतलब समझ में आया, लकड़ी, ईंट या पत्थर की एक ऊंची दीवार होती थी। चलिए, महत्वपूर्ण महाजनपद आपको दिखाए गए हैं, तो आप लोग जो है इसको जान सकते हैं। मैप में थोड़ा सा जूम करके ऐसे देख सकते हैं, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए, ये आपका तक्षशिला है, हस्तिनापुर है, मगध है, वैशाली है, उज्जैन है, कौशाम्बी है। ठीक है भैया, ये सभी के सभी आपके क्या थे, महाजनपद थे। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण के डर से अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची, प्रभावशाली दीवार खड़ी कर दी
और अपनी समृद्धि और प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह के किलों के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए एक व्यापक योजना की आवश्यकता होती थी और लाखों की संख्या में ईंटों और पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों और बच्चों ने इस प्रकार अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ी होगी। चलिए ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। कौशाम्बी के किले की दीवार, यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। इसका निर्माण याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब राजा क्या करने लगे? सेना रखने लगे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों पर चित्रित के रूप में देखा जाता है। इन सिक्कों के बारे में अध्याय 8 में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए कर के बारे में बात कर लेते हैं। कर क्या है? टैक्स। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेना रखते थे। उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। महाजनपदों के राजा लोगों के द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित कर वसूलने लगे। फसल पर कर लगाए गए, कारीगरों के ऊपर कर लगाए गए, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था, आखेटकों तथा संग्राहकों को जल से प्राप्त होने वाली वस्तुएं भी देनी पड़ती थी। कृषि के युग में परिवर्तन भी हुआ। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन हुए। हल के फाल अब लोहे के फाल बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। बिल्कुल, तो उपज भी ज़्यादा होगी, फसलों की उपज बढ़ी। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया। खेतों में बीज छिड़काव, धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा जीवित रह रहे थे पौधे, इसीलिए पैदावार भी क्या होने लगी? अधिक होने लगी। चलिए सूक्ष्म निरीक्षण है मगध का। मानचित्र में 4 में आपको मगध ढूंढना है। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, लकड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ियां मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह एस की खदानें मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थी। चलिए मगध में 2 बहुत शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी रही। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, राजधानी बन गया। ये पूरी की पूरी लाइन ही एग्जाम में छपती है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। 2300 साल पहले की बात है। मिसडोनिया का राजा सिकंदर, सिकंदर कहाँ का राजा था? मिसडोनिया का। विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप के व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है, जिसके डर से उसने क्या किया? उसने भारत पर आक्रमण करना या चढ़ाई करना छोड़ दिया। वज्जी, जैसा कि तुमने पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली या बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। क्या कहते थे? गण या संघ। गण या संघ में कई शासक होते थे। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे क्या करना है, किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कामगार इन सभी सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। चलिए वज्जी संघ का निर्णय दीघ निकाय से लिया गया। कहाँ से? दीघ निकाय से लिया गया। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? दीघ निकाय बौद्ध ग्रंथ है, याद रखिएगा, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए। इसमें क्या है? बुद्ध के उपदेश हैं। 2300 साल पहले लिखा गया। ये भी पूछता है। अजातशत्रु और उसका वज्जी संघ, चलिए ये भी पूछता है। बुद्ध ने पूछा कि क्या वज्जी सब अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वत्सकार का बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं, उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक
वे पूर्ण नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थ और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, ना उन्हें बंधक बनाएंगे, शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे, तो जो वज्जी है उसको कोई परास्त नहीं कर सकता है। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उसका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया, जिसके बारे में अध्याय 9 में पढ़ना था। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।